हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के अंत के बारे में। अब दरअसल इस डिस्कशन के पीछे का रीजन क्या है, आइए बढ़ते हुए जानते समझते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज का क्या कहना है। हमारी न्यूज कह रही है अमित शाह एंड ऑफ सेपरेटिज्म क्लेम्स एंड व्हाट इट मींस फॉर द हुर्रियत। तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में हो रहा है अलगाववाद का अंत। अब ये बात इन्होंने कहाँ कही, तो ये बात इन्होंने कही अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके। इन्होंने बताया अनदर ग्रेट न्यूज फ्रॉम कश्मीर वैली टू मोर ग्रुप्स एफिलिएटेड विद द हुर्रियत नेमली J&K तहरीकी इस्तिकलाल एंड J&K तहरीकी इस्तेकामात have discarded separatism and reposed their trust in the new भारत बिल्ड बाय PM श्री नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ इन्होंने बता दिया कि भाई देखो दो संगठन ऐसे हैं जो हुर्रियत से अलग हुए, J&K तहरीकी इस्तिकलाल एंड J&K तहरीकी इस्तेकामात। और इसी बात को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का अंत हो रहा है। दरअसल जिस समय हुर्रियत की स्थापना हुई थी तो उस समय इसकी स्थापना अलग अलग सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संगठनों के मिलने से हुई थी। अब ये संगठन एक एक करके जब हुर्रियत का साथ छोड़ रहे हैं तो ये बताता है कि हुर्रियत का अस्तित्व कमजोर हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और अब चीजें बदल रही हैं और अलगाववाद का अंत होते हुए हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ये पहली घटना नहीं है जब हम लोग देख रहे हैं कि संगठनों ने खुद को हुर्रियत से अलग किया है। हम देखते हैं कि बीते हफ्ते ही दो और संगठन थे जिन्होंने खुद को अलग कर लिया था हुर्रियत से, और उन दोनों संगठनों का नाम है JK पीपल्स मूवमेंट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट। तो इन दोनों ने भी खुद को उस समय अलग कर लिया। तो एक ही हफ्ते में जब चार संगठन इस हुर्रियत से अलग हो रहे तो समझिए कि किस प्रकार से इसका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है और चीजें बदल रही हैं। अब जम्मू कश्मीर अलगाववाद की तरफ नहीं बढ़ रहा है, अब जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिलकर के आर्थिक विकास की गति का अनुभव कर रहा है, जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो अब जिस प्रकार से ये न्यूज सामने आई है, जरूरी है कि हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करें। और आज के हमारे डिस्कशन के अंदर जो बिंदु रहने वाले हैं वो है कि ये मामला चर्चा में क्यों है, हुर्रियत की स्थापना का उद्देश्य या हुर्रियत का उद्देश्य, हुर्रियत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वहीं हम लोग देखते हैं कि हुर्रियत का विभाजन और हुर्रियत का पतन और उत्तरदायी कारक। ठीक है, तो ये हुर्रियत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रहेगा। तो अब ये सारे के सारे विषय हम लोग आज की अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा डिस्कशन रहने वाला है क्लास में। तो आइए आगे बढ़ते हो, सभी चीजों को एक एक करके हम जानते समझते हैं। लेकिन इस डिस्कशन से पहले जरूरी है कि मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करूं। देखिए आने वाली 4 अप्रैल हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि पटना में होने वाला है गुरु शिष्य मिलन। पटना के अंदर एक कार्यक्रम होने वाला है, इसका नाम है प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा कार्यक्रम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्टडी IQ-IAS के हमारे खास फैकल्टीज हैं, हमारे खास शिक्षक हैं, उन सभी के साथ में शिष्यों की मुलाकात होने वाली है, स्टूडेंट्स के साथ मीटअप रहने वाला है। ये मीटअप होने वाला है AN कॉलेज पटना में 1 बजे दोपहर ये मीटअप शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इन सभी शिक्षकों से मिलने के लिए, तो इंतजार अब खत्म होने वाला है और ये मुलाकात होने वाली है। बाकी जानकारियों के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 9667176917 पर, चीज़ों को जान समझ सकते हैं। ठीक है, और खुद को रजिस्टर करने के लिए आप लोग चाहें तो QR भी स्कैन कर सकते हैं, ये भी आप लोग के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हो, अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुर्रियत की स्थापना की। तो देखिए दरअसल हुर्रियत की स्थापना होती है 1992 में हुई एक बैठक के माध्यम से। दरअसल दिन था 27 दिसंबर 1992 का। कौन सा था? 27 दिसंबर 1992 की बात है। एक खास व्यक्ति जिनका नाम है मीरवाइज, ये ही मीरवाइज है जो हम लोग की स्क्रीन पर है। दरअसल इनका पूरा नाम है मीरवाइज उमर फारूक। इनके पिता की हत्या हो जाती है और इनके पिता की हत्या, जिनका नाम था मीरवाइज फारूक, उनकी हत्या के बाद में JK आवामी एक्शन कमेटी के अंदर ये अध्यक्ष का पद संभालते हैं। और अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ये 27 दिसंबर 1992 को जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग के अंदर राजनीतिक, धार्मिक और हम लोग देखते हैं कि साथ साथ सामाजिक संगठनों को शामिल किया गया। हालांकि इस बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पर भारत के शासन का विरोध करना रखा गया था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस बैठक के अंदर एक और नई चीज सामने ये आई थी कि इस बैठक में वही संगठन शामिल हुए जिन्होंने 1987 में स्थापित हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार का विरोध किया था, और वो आने वाले समय में चीजों को बदलने के लिए काम करना चाहते थे। तो सभी संगठनों को एक मंच मिल रहा था मीरवाइज के माध्यम से, जहां पर सभी ने आकर के मिलजुल कर 27 दिसंबर 1992 बातचीत की डिस्कशन किया। और इसी डिस्कशन के बाद हम लोग देखते हैं कि हुर्रियत की स्थापना होती है, और हुर्रियत की स्थापना होती है 31 जुलाई 1993 को।
अब 31 जुलाई 1993 को हम लोग देखते हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सभी के सामने आती है और यह एक एकीकृत मंच बन जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर उन सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के लिए जो जम्मू कश्मीर के मामले में भारत के शासन का विरोध करना चाहते थे। वहीं इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना और कश्मीर की आबादी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के भविष्य को सुनिश्चित करना। इस दौरान ये लोग इस एकीकृत मंच पर इकट्ठे होकर के जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत के शासन का विरोध तो कर रहे थे, वहीं ये लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से हो और जैसा जनता चाहे वही सभी चीजें निर्धारित की जाए। हालांकि हम लोग देखते हैं कि जब हुर्रियत की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन शामिल हुए, लेकिन इस हुर्रियत के अंदर शामिल हुए सभी संगठन एक ही विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे। दरअसल हम देखते हैं कि हुर्रियत में शामिल होने वाले संगठन 2 अलग अलग विचारधाराओं के थे। एक वो लोग थे जो विचारधारा रखते थे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का शासन होना चाहिए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। वहीं दूसरे वो लोग थे जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ना तो भारत का अधिकार होना चाहिए ना ही पाकिस्तान का, हमें स्वतंत्र रूप से अपनी शासन व्यवस्था को संभालना चाहिए। अब शुरुआत में सभी का मुद्दा एक ये बना हुआ था कि हमें कहीं ना कहीं भारत के शासन का विरोध करना है, तो इसी वजह से ये सभी लोग एक डोर से बंधे रहे और डोर से बंद करके ये सभी चीजों को आगे बढ़ाते रहे। इस समय आप ये समझिए कि इस हुर्रियत का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पहचाना जाने लगा और पाकिस्तान के आग्रह के कारण इस हुर्रियत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के अंदर पर्यवेक्षक दर्जा भी दिया गया और इस पर्यवेक्षक दर्जे को प्राप्त करने के बाद इस हुर्रियत ने इस संगठन में शामिल होकर के जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एकीकृत किया। सिर्फ बात यहीं तक ही नहीं थी, बल्कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब कभी भी अमेरिका को डिस्कस करना होता था या फिर यूरोपियन यूनियन में डिस्कशन होना था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि भारत से हुर्रियत के नेताओं को बुलाया जाता था, ना कि भारत सरकार को खास तौर पर इसमें शामिल किया जाता था। हुर्रियत के नेताओं को वहां पर शामिल करके जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की जाती थी और आने वाले चीजों को लेकर के सोचा जाना, समझा जाता था। और यह मामला 1990 के दशक में खास तौर पर परवान पर हम लोगों ने देखा। अब यह समझ लीजिए कि महत्व कितना ज्यादा हो गया था हुर्रियत का। पाकिस्तान के आग्रह से इस्लामिक सहयोग संगठन में भी शामिल हो गया, वहीं साथ साथ अगर अमेरिका को बात करनी है या फिर यूरोपियन यूनियन को बात करनी है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, तो बुला रहे हैं हुर्रियत के नेताओं को। ये स्थिति एक समय पर हम लोगों को देखने को मिली थी, लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि दरअसल जो हुर्रियत की स्थिति थी उसमें 2 बड़े नेता उभरे। अब जिन्होंने स्थापना की थी वो खुद थे मीरवाइज। अब मीरवाइज उमर फारूक एक अलग विचारधारा के माध्यम से सभी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते थे, आत्मनिर्णय का अधिकार लेना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत के शासन का विरोध करना चाहते थे। लेकिन वहीं मीरवाइज के सामने बैठे हुए थे गिलानी। अब गिलानी की स्थिति यहां पर पूरी तरह से अलग बनी हुई थी। दरअसल सैयद अली गिलानी चाहते थे कि हम लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत के शासन का विरोध सशस्त्र संघर्ष के साथ करें। इनका यह मानना था कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का शासन लंबे समय से चला आ रहा है, पत्र व्यवहार, वार्ता, बाकी सभी चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में अशांति को बढ़ावा दें, सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दें और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं, सरकार को अपनी बातें सुनाएं, जिससे कि चीजें मैनेज हो और हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को भारत के हाथ से छुड़ा लें। लेकिन मीरवाइज एक दूसरी नीति रखते थे। मीरवाइज का मानना था कि हम सिर्फ सरकार के साथ वार्ता करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे और इसी माध्यम से शांति के साथ जम्मू कश्मीर के मामले में आत्मनिर्णय का अधिकार लेंगे। यह विवाद काफी लंबे समय तक चलता रहा संगठन के अंदर ही, और हुर्रियत में जब ये दोनों ही लोग एक साथ एक मंच को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हुए, विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। तब ये देखते हैं कि 2003 में विभाजन हो जाता है हुर्रियत का कट्टरपंथी और उदारवादी संगठन के रूप में। अब हुर्रियत का एक संगठन वो था जो कट्टरपंथ का समर्थन कर रहा था सैयद अली गिलानी के नेतृत्व में, और ये सशस्त्र संघर्ष, जम्मू कश्मीर में अशांति को बढ़ावा देना, इन सभी कार्यों में आगे बढ़ गए। और वहीं हम देखते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक अपने उदारवादी विचारधारा पर केंद्रित रहे और सरकार के साथ बातचीत को बढ़ावा देते आगे चलते रहे। अब 2003 में जहां यह संगठन टूटा, माना जाता है कि इसी स्थिति के बाद हुर्रियत का पतन भी शुरू हो गया।
अब यहाँ पर विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद क्या होती है कि इनकी चीजें आपसी टकराव में भी आ जाती है। और अभी तक की स्थिति ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के साथ टकराव में थे और जम्मू कश्मीर को अलग कराना चाहते थे भारत से। लेकिन अब यहाँ पर इनके आपसी मतभेद भी शुरू हो गए। इसी आपसी मतभेद के कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गिरने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति गिर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी धीरे धीरे करके हुर्रियत से अपना समर्थन वापस ले लिया। वहीं साथ साथ इसके अलावा जब कभी भी अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा होनी होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बातचीत की जाती थी या फिर उनके बाद हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। तो इस प्रकार ही चीजें सारी की सारी फिर आगे बढ़ने लगी और इस विभाजन के बाद हम देखते हैं कि धीरे 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 हुर्रियत का पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे इसके महत्व में गिरावट आने लगी और इसके महत्व में इस गिरावट के साथ हम लोग देखते हैं कि तेजी आती है 2019 में। दरअसल 2019 की स्थिति हम सभी लोग अच्छे से जानते समझते हैं कि 2019 में हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद से पास कराया। अब जिस समय ये विधेयक पास हुआ तो इस विधेयक के अंदर दो खास चीजें हमें देखने को मिलती है। पहली खास चीज थी जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और वहीं हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो मुख्य भूमि थी उसको बांट करके दो अलग अलग यूटी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर का जो पुराना महत्व था वो पूरी तरह से बदल दिया गया। अब जब जम्मू कश्मीर का पूरा महत्व बदल गया तो हम लोग देखते हैं कि इस दौरान सभी चीजें हुर्रियत के लिए भी बदल गई। अब हुर्रियत जब मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता था तो भारत एक बड़ा कद अब यहां पर बना चुका था अपना, जिसके बाद हुर्रियत की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी नहीं जाती थी। पाकिस्तान भी पीछे हट गया और वहीं हमारी जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, उस सरकार ने UAPA के तहत हुर्रियत के सभी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और सरकार की इसी कार्रवाई से हुर्रियत का दबदबा जो एक समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा था, एक समय जो कश्मीर के अंदर अलगाववादी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गया था और एक समन्वित मजबूत ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा था, वो खंडित होने लग गया और काफी तेजी से 2019 के बाद ये खंडित होता चला गया। और अब फिलहाल जिस प्रकार से एक एक करके इसके साथी संगठन साथ छोड़ रहे हैं, यहां पता चल रहा है कि जल्द ही हम लोग जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अलगाववाद का अंत भी देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद की स्थिति को लेकर आगे बढ़ते हुए हुर्रियत किस प्रकार से अपने पतन की तरफ आगे बढ़ा, ये हम सभी को यहाँ पर पता चल रहा है। हालांकि इसके साथ ही जरूरी है कि हम लोग सारे के सारे पतन के लिए उत्तरदायी कारकों पे एक बार कंप्लीट चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले संगठन का विभाजन हुआ। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि 2003 में हम लोग देखते हैं कि कट्टरपंथी और उदारवादी के रूप में विभाजन हो गया इसका। कुछ लोग चले गए सैयद अली गिलानी के नेतृत्व में, कुछ लोगों ने मीरवाइज के नेतृत्व में ही रहना उचित समझा। वहीं दूसरी स्थिति जब 2019 में जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया तो इसकी स्थिति बदल गई। मामले को पूरी तरह से सरकार ने चेंज कर दिया और अब मजबूत स्थिति में ना तो जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति जो पहले बरकरार थी ना तो वो रही, ना ही अलगाववाद को उस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर ना तो पहले की तरह विशेष राज्य रहा और ना ही अब यहां पर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी पूरी तरह से मिल रहा था। वहीं अब यूटी बन गया तो फिर केंद्र सरकार के पास पावर ज्यादा आ गई और वहीं फिर इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के मामले में हम लोग देखते हैं कि सरकार ने तीव्र कार्रवाई की। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सरकार ने भाई संगठन के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए, उनके ठिकानों पर छापेमारी की और इसके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर ली। इसकी स्थिति हम लोग देखते हैं कि सितंबर 2021 में और ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि सैयद अली गिलानी की मृत्यु हो गई यहाँ पर। उसकी मृत्यु के बाद में बड़े बड़े नेता जो थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, 15 साल की कैद की सजा सुना दी गई। तो मामला यहाँ पर अब पूरी तरह से नेतृत्वहीन भी होने लग गया था, यानी कि जो लीडर्स थे वो लीडर्स अब यहाँ पर नहीं रहे, जिससे कि अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि आगे क्या करना है और संगठन को आगे अब कैसे बढ़ाना है। तो संगठन यहाँ इस प्रकार से भी टूटा। जम्मू कश्मीर मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति किस प्रकार से चेंज हो गई वो भी हम लोगों ने देखा कि भाई कहाँ एक समय था जब हुर्रियत के नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी और अब भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर के डिस्कशन किया जाने लगा। पाकिस्तान भी इस मामले में हुर्रियत से खुद को अलग कर चुका और अब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा भी हुर्रियत से परहेज कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो पत्थर फेंकने वाले युवा नहीं रहे हैं। अब युवाओं को चाहिए एक सुरक्षित भविष्य, उन्हें नौकरियां चाहिए, वो करियर पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, ना कि वो इन संगठनों के साथ जुड़कर सरकार का विरोध करना चाहते हैं और अशांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में एक समय अलगाववाद का प्रमुख चेहरा रहा हुर्रियत कैसे पतन की तरफ आगे बढ़ा है।
हालांकि अभी पता नहीं है कि आने वाले समय में स्थितियां क्या हो, धीरे धीरे हुर्रियत से संगठन अलग हो तो रहे हैं, चीजें टूट रही है, बट क्या पूरी तरह से हुर्रियत का खात्मा हो जाएगा या फिर हुर्रियत कोई एक नया खेल दिखाएगा आने वाले समय में, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि हाँ, संगठन एक एक करके इसका साथ छोड़ने फिलहाल लगे हुए हैं। क्लियर है बात सारी? तो इसी के साथ हमारा जो आज का कंप्लीट डिस्कशन था वो डिस्कशन यहाँ पर आकर के हो जाता है समाप्त। अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न को, और देखिए कोशिश कीजिएगा इसको आप लोग हल करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दें। तो प्रश्न का कहना है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। यह संगठन वर्ष 2003 में उदारवादी और कट्टरपंथी के रूप में विभाजित हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और इसी के साथ स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। वहीं हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। साथ ही आप लोग इस QR को स्कैन करके पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स वगैरह को शेयर करते हैं। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी वो हो गई हैं, और सेशन इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।